Good evening, my dear students. Welcome back to the channel once again. My name is Arvind and we are going to solve some problems based on sentence improvement. सेंटेंस इम्प्रूवमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और इसके मदद से आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही बहुत अच्छा नहीं बन सकते हैं, बल्कि जो एकेडमिक क्लासेस है, आपकी स्कूल्स और कॉलेजेस के जो क्लासेस है, उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज सेंटेंस इम्प्रूवमेंट in today's session is solely based on grammar. So now let's start the session with question number 1. Sumit is as fast, or I think perhaps faster than Manish. You get 4 options out of which one is no improvement. So अगर सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर होगा डी। अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो सेंटेंस का कौन सा पार्ट इम्प्रूव होगा? वह पार्ट इंप्रूव होगा जो रेड लेटर्ड है। क्लियर? यू गेट 10 सेकेंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, और आपको हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे। 10 सेकेंड्स इसलिए मिलेंगे क्योंकि अगर मैं ज़्यादा समय आपको दूं, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। सो आई थिंक 10 सेकेंड्स टाइम इज मोर देन एनफ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। Clear? Now you get 10 seconds. अब चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सुमित इज एज फास्ट, और आई थिंक परहैप्स फास्टर देन मनीष। इसमें प्रॉब्लम क्या है? यहां पर डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रॉब्लम है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में मैंने बताया था कि एज के साथ में हम एज यूज करेंगे और सो के साथ में हम भी एज यूज करेंगे, और ई आर है प्लस उसके साथ हम देन यूज करेंगे। सो यहाँ पर फास्टर के साथ देन यूज किया हुआ है, बट यहाँ पर सिर्फ एज फास्ट है, जबकि क्यों क्या होना चाहिए था? एज फास्ट एज। सो एज फास्ट एज आपका सही ऑप्शन सी है। It should be Sumit is as fast as, or I think perhaps faster than Manish. Clear? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। I love the literature, the music, the art. आपका सही ऑप्शन ए है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ए क्यों सही है और जो आपका क्वेश्चन है वह गलत क्यों है? किसी भी लैंग्वेज से पहले, लैंग्वेज या सब्जेक्ट से पहले अगर आप द यूज करते हैं तो वह हो जाता है गलत। इसलिए किसी भी लैंग्वेज या किसी भी सब्जेक्ट से पहले हम डिटरमिनर यूज नहीं करेंगे, हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। यानी आपका सही ऑप्शन ए है। क्लियर हो गया? अभी जो भी रूल्स मैं बता रहा हूं आप सबको, आप प्लीज नोटबुक में आप नोट करते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपका ग्रामर क्लियर कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपको कम से कम एक रूल आपको देगा, और इस सेशन में करीब 25 क्वेश्चंस है। सो यू विल गेट एटलीस्ट 25 ग्रामर रूल्स। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सही ऑप्शन ए है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये करेक्ट ऑप्शन क्यों है और क्वेश्चन क्यों गलत है? ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कंडीशनल्स, और यह क्वेश्चन अनफुलफिल कंडीशन पे आधारित है। अगर अनफुलफिल कंडीशन का स्ट्रक्चर आपको पता है तो इफ वाला पार्ट अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो जो दूसरा पार्ट है, दूसरा क्लाउज है, वह होता है वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, या कुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वुड है प्लस एक्कम्पेनीड है। सही ऑप्शन आपका ए है। सो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंसेस का एरर है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको अगर स्ट्रक्चर पता है, यह क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान बन जाता है। He returned with 2 burning mug of coffee and set them down on her desk.
आपका सही ऑप्शन स्टीमिंग है, बी है। अब बी क्यों होगा, बर्निंग क्यों गलत है? क्योंकि बर्निंग मग ऑफ कॉफी का मतलब जलता हुआ कॉफी का मग हम लिख नहीं सकते हैं। हीटिंग गर्म होता हुआ कॉफी का मग, ये भी नहीं है, गलत है। ब्लेजिंग का मतलब भी वही होता है, जलता हुआ कॉफी का मग। सो स्टीमिंग कॉफी का मग यानी स्टीमिंग मग ऑफ कॉफी, सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपल आर टायरिंग वेरी सून इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक। आपका सही ऑप्शन बी है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यानी टायरिंग वाले पार्ट में एरर है। अब सबसे पहले समझते हैं कि टायर का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर? टायर का मतलब होता है थकाना। टायर का मतलब थकना नहीं होता है, टायर का मतलब होता है किसी को थकाना। तो यहां पर जो बोल रहा है पीपल आर टायरिंग वेरी सुन इन एन एक्टिविटी विच दे डोंट लाइक, लोग जिन एक्टिविटीज को, जिन काम को पसंद नहीं करते हैं, उस काम को कर कर बहुत जल्दी थक जाते हैं, यानी यहां पर थकना है। तो थकना है यानी पैसिव फॉर्म में होगा। इस टायर का वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा यानी टायर्ड होगा। सो पीपल आर टायर्ड, TIRED टायर्ड है, यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसे हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। दिस इज पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सो पीपल आर टायर्ड, यहां पर टायर्ड एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द समर हैज सेट आउट एंड द डेज आर गेटिंग वार्म। चलिए, आपका सही ऑप्शन बी है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब एक्सप्लेन करते हैं कि बी क्यों है। द समर हैज सेट आउट, अब समर गर्मी आया है या गया है? आया है। सो आने के लिए हम सेट इन यूज करते हैं और जाने के लिए हम सेट आउट यूज करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। सेट आउट और सेट इन यह फ्रेज है जिसका मतलब होता है जाना सेट आउट और आना सेट इन। क्लियर? नेक्स्ट, she couldn't help but laugh. आपका सही ऑप्शन ए है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सर्टेन थिंग्स हियर। कैनॉट हेल्प, कैनॉट हेल्प और इसी का पास्ट हो गया couldn't help। इसका मतलब क्या हुआ? cannot help का मतलब हुआ कि कोई काम करने से अपने आप को नहीं रोक पाना। मैं हंसी नहीं रोक पाया, I couldn't help laughing। और इसके बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज होता है। She couldn't help laughing का मतलब हुआ वह अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाई। मैं मार्केट जाने से अपने आप को नहीं रोक सकता हूं, I can't help going to market। क्लियर हो गया? सो यहां पर can't help या couldn't help का मतलब होता है अपने आप को नहीं रोक पाना, और उसके बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट है, दे आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर विलेज। आपका सही ऑप्शन ए है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अपलिफ्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है? Now there is basic difference between upliftment and uplift। upliftment का मतलब हुआ किसी भी चीज को ऊपर कर देना, फिजिकली किसी भी चीज को फिजिकली ऊपर कर देना, दैट इज अपलिफ्टमेंट। ये नाउन फॉर्म है।
और अपलिफ्ट भी नाउन फॉर्म है, यानी इसका हम यूज तब करते हैं जब हम यह बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का, किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी गांव का, किसी शहर का स्थिति में बदलाव कर देना, यानी स्थिति बेहतर कर देना। वहां पर हम अपलिफ्टमेंट नहीं बल्कि अपलिफ्ट यूज करते हैं। दे आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्ट ऑफ देयर विलेज। क्लियर? यानी यहां पर अपलिफ्ट होगा, अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इज टाइम द 6-year-old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। आपका सही ऑप्शन बी है। इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम। प्लस अगर कोई क्लॉज है, क्लॉज यानी उसके बाद एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट आता है जिसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, प्लस क्लॉज, तो वह हमेशा V2 में होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म में होगा। इट इज टाइम द 6-year-old learned हाउ टू रीड एंड राइट, या इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, सबके साथ हम हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। क्लियर? लेकिन इट इज टाइम उसके बाद कोई क्लाउज नहीं है तो क्या यूज होगा? 2 + V1। ये दो अलग अलग फॉर्मेशन है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर एक क्लाउज आ रहा है, जैसे देखिए इट इज टाइम यहां पर है, उसके बाद क्या आ रहा है? एक क्लाउज आ रहा है, द 6-year-old। द 6-year-old ये क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद जो वर्ब आएगा हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। लेकिन इट इज टाइम के बाद अगर कोई क्लाउज नहीं है, उसके बाद सीधा 2 + V1 है, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है और वह भी सही होता है। नेक्स्ट है, इफ यू कम अक्रॉस माई अम्ब्रेला एनीवेयर ब्रिंग इट टू मी, कैन यू? आपका सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन आपका बी है। अब यहां दिस इज द केस ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि अगर सेंटेंस अगर एफर्मेटिव में है तो टैग क्या होगा? टैग होगा नेगेटिव में। और अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो टैग क्या होगा? एफर्मेटिव में। यह है क्वेश्चन टैग, कैन यू, या क्वेश्चन टैग। तो एक तो रूल है कि अगर पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस अगर एफर्मेटिव में है तो टैग नेगेटिव में होगा, जो ये नेगेटिव में नहीं है, हालांकि सेंटेंस या एफर्मेटिव में है लेकिन टैग नेगेटिव में नहीं है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो टैग होगा एफर्मेटिव में। वह रूल यहां पे लागू नहीं होता है। बट इसके अलावा एक और भी रूल है कि जब आप किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हो, किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि भाई ये कर देना, तो वहां पर हम एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम एफर्मेटिव टैग यूज करते हैं। यानी यहां पर वोंट यू यानी विल नॉट यू नहीं आएगा, हमेशा विल यू ही आएगा। क्लियर? तो आपका सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफी कुछ आपको हर एक क्वेश्चन के मदद से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अभी बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी लोग सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस प्रीमियर में, क्वेश्चन भी समझने की कोशिश करते हैं, सही आंसर भी दे रहे हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है 2-3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अंडर एज है, अंडर एज इन द सेंस कि 5th-6th के स्टूडेंट्स हैं और इतने बढ़िया आंसर करते हैं। चलिए
आपका सही ऑप्शन बी है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ऐसा क्यों है, चलिए मैं आपको बताता हूं। ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक व्हेन यू रिफ्यूज एनी इन्विटेशन। अब उसके बाद एक हम यूज करते हैं सो दैट, इसका मतलब होता है ताकि, और उसके बाद एक क्लाउज आता है। अब यहां पर सो दैट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्लाउज नहीं है, आगे कोई भी क्लाउज नहीं है, आगे क्या है 2+V1 है। एक है सो एज, इसका भी मतलब होता है ताकि, लेकिन उसके बाद क्या आता है 2+V1। सो यहां पर 2+V1 है, 2 कॉज है, तो उसके पहले क्या आएगा सो एज आएगा, यानी सो एज नॉट आएगा। सो ट्राई टू बी डिप्लोमेटिक व्हेन यू रिफ्यूज एनी इन्विटेशन सो एज नॉट टू। क्लियर? सही ऑप्शन बी है। माई मदर आस्क्ड मी व्हेन वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क। आपका सही ऑप्शन बी है। इस पर ये जो प्रॉब्लम यहां पर आप देख रहे हैं, इस पर आधारित मैं कई वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, प्रीमियर भी कर चुका हूं। इससे पहले 2-4 रोज पहले मैं WH वर्ड पे आधारित नरेशन में पढ़ाया था, और उस नरेशन में मैंने यह बार बार बताया था कि जब कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में कोई सेंटेंस हो, इनडायरेक्ट स्पीच में यानी वह सेंटेंस 2 पार्ट में बटा हुआ नहीं हो कॉमा के मदद से, कॉमा के बिना अगर कोई सेंटेंस है वह हमेशा इनडायरेक्ट में होता है। इनडायरेक्ट में कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, यानी जो WH वर्ड है उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में हम वर्ब यूज करेंगे। इसलिए व्हेन वुड आई नहीं होगा बल्कि व्हेन आई वुड होगा। क्लियर? दूसरी बात है कि यह दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर फुल स्टॉप है, सो इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कह नहीं सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है तो फाई इंट्रोगेटिव फॉर्म। क्लियर? नेक्स्ट, द इनडिसिसिव मैन ready persuaded to change his mind again। सही ऑप्शन आपका ए है। द इनडिसिसिव मैन वॉज रेडिली परसुएडेड टू चेंज हिज माइंड अगेन। अब परसुएड का मतलब क्या होता है, राजी करना, राजी करना। परसुएट का मतलब होता है राजी करना, किसी को राजी करना, किसी को मनाना, किसी को मना लेना। क्लियर? यहां पर वह इनडिसिसिव मैन था, उसने किसी को मनाया या उसे ही मनाया गया, उसे मनाया गया, इसलिए यह होगा सेंटेंस पैसिव वॉइस में। क्लियर? अब चूंकि यह सिंपल पास्ट है तो पैसिव वॉइस का क्या रूल है, अगर सिंपल पास्ट में है एक्टिव वॉइस तो उसको पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए हम वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, यानी यहां पर वॉज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब यह जो वर्ब है परसुएडेड है, उसके पहले हमने क्या यूज किया है, हमने एडवर्ब यूज किया है। रेडी भी नहीं होगा, रेडीली होगा, बिकॉज एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्लियर? Next, the burglars broke in Mr. Roy's house last night। सही ऑप्शन आपका बी है। अब सबसे पहले देखिए कि बर्गलर का क्या मतलब होता है। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, यानी किसी के घर में दीवार तोड़कर, ताला तोड़कर, दरवाजा खोलकर जबरदस्ती घुस जाना, उसे हम बोलते हैं बर्गलर। और बर्गलर क्या किया, मे आई कम इन सर बोलकर तो नहीं गया ना, बर्गलर क्या किया, वह दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया। कब? पिछले रात। तो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना या चुपके से घुस जाना, ताला तोड़कर घुस जाना, या किसी भी तरह से बिना परमिशन का घुस जाना, उसके लिए जो फ्रेज यूज करते हैं वह होता है ब्रेक इनटू। दिस इज ब्रेक इनटू,
यानी यह फ्रेज है यहाँ पर ब्रोक इन है, चूंकि सिंपल पास्ट में है तो क्या होगा, यह होगा ब्रोक इनटू। क्लियर? सही ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एग्जामिन माई पल्स। सही ऑप्शन आपका सी है। द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। अब यहां फेल्ट क्यों होगा, यहां पर एग्जामिन नहीं होगा। एग्जामिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी चीज को अपने हाथ में लिया और उसको एग्जामिन किया, देखकर, उसको समझकर, ऐसा नहीं है। ऑब्जर्व भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, बहुत बारीकी से किसी चीज को देखना, ऑब्जर्व नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? डॉक्टर ने क्या किया, मेरे पल्स को फील किया, अपने हाथ से उसे दबाया और फील किया। सो द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर लिव्ड फॉर द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ वन एंड जेम्स वन। अगर दो व्यक्ति एक ही काल में रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? समकालीन, यानी कॉन्टेम्पोररी। क्लियर? सो शेक्सपियर, कॉन्टेम्पोररी के लिए हम क्या यूज करते हैं, और भी यूज करते हैं, जैसे ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द रेन ऑफ। सो शेक्सपियर लिव्ड ड्यूरिंग द, यानी क्या सी ऑप्शन सही है आपका, ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। करेक्ट ऑप्शन आपका है ड्यूरिंग। ऑन अटेम्प्टिंग टू स्टेज ए ड्रामा, अ न्यू मीनिंग टू द स्टोरी वॉज डिस्कवर्ड। आपका सही ऑप्शन बी है। अब यहां पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का एरर है, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का एरर है, मैं उसको समझाता हूं। देखिए, अ न्यू मीनिंग टू द स्टोरी वाज डिस्कवर्ड, यानी व्हाट वाज डिस्कवर्ड, व्हाट वाज डिस्कवर्ड, और न्यू मीनिंग वाज डिस्कवर्ड, यानी वाज डिस्कवर्ड का जो सब्जेक्ट है वह है अ न्यू मीनिंग। क्लियर? अब यहां पर हु स्टेज्ड अ ड्रामा, ड्रामा को किसने स्टेज किया वो पता नहीं है, तो और न्यू मीनिंग तो स्टेज नहीं किया ना ड्रामा को, और न्यू मीनिंग तो डिस्कवर किया गया। तो ड्रामा को स्टेज किसने किया? कोई और किया, यानी वहां पर सब्जेक्ट आपको डालना होगा। सो ऑन आवर अटेम्प्टिंग टू स्टेज ड्रामा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज हिज मील एट 2, व्हेन ही हैज इट ही गोज ऑफ टू स्लीप। वह खाना 2 बजे खाता है। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रूटीन एक्शन है, सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, और सिंपल प्रेजेंट में ही है। ही हैज हिज मील एट 2। अब यहां पर हैज का मतलब क्या हुआ? हैव का मतलब खाना पीना भी होता है, खाना पीना भी होता है। सो यहां पर हैज का मतलब, यह चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यार प्रेजेंट परफेक्ट वाला जो हैज हैव होता है वह होता है ऑक्सिलरी वर्ब। यहां पर हैज का मतलब हुआ खाना पीना या कोई चीज लेना, ग्रहण करना। सो ही हैज हिज मील एट 2, वह खाना 2 बजे खाता है। जब वह खा लेता है, एक तो हुआ रूटीन एक्शन, वह 2 बजे खाता है, हमेशा 2 बजे खाता है। दूसरा है जब वह खा लेता है, खा लेता है प्रेजेंट का कंप्लीटेड एक्शन। जब वह खा लेता है तो प्रेजेंट का कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मेशन होता है? सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैज का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। और यहां पर सब्जेक्ट व्हेन ही है, ही सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैज। तो व्हेन ही हैज हैड इट, व्हेन ही हैज हैड इट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
ही हैज़ हिज मील एट 2, वह अपना खाना 2 बजे खाता है। जब वह खा लेता है तो सोने चला जाता है। क्लियर? आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड फॉर हाफ एन आवर बट ही डिडंट टर्न इन। I waited for my friend for half an hour but he didn't turn in। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह होगा टर्न अप। टर्न इन नहीं होगा, टर्न अप होगा। टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है आना, पहुंचना, आना या पहुंचना, यानी टर्न अप। सो सही ऑप्शन आपका सी है। टर्न अप एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी जगह पे पहुंचना, किसी जगह पे आना, किसी जगह पे जाना, दैट इज टर्न अप। क्लियर? आनंद हैज द गट्स टू राइज फ्रॉम द ओकेजन एंड कम आउट सक्सेसफुल। चलिए, आपका सही ऑप्शन है टू राइज टू द ओकेजन। टू राइज टू द ओकेजन, टू राइज टू द ओकेजन। टू राइज फ्रॉम द ओकेजन नहीं होता, टू राइज टू द ओकेजन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिफिकल्ट सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को सफल बनाते हुए निकल जाना, आगे बढ़ जाना, दैट इज टू राइज टू द ओकेजन। यह भी एक इडियम है। सही ऑप्शन आपका सी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज टू काइंड मैन टू रिफ्यूज टू हेल्प इन सच ए केस। योर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्या होगा? टू काइंड अ, टू काइंड अ। अगर है सो और दूसरा है टू, सो के बाद अगर एडजेक्टिव है या टू के बाद अगर कोई एडजेक्टिव है, उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो उस नाउन से पहले हम ए या एन यूज करेंगे। सो सही क्या है सेंटेंस? ही इज टू काइंड अ मैन। He is so kind a man. He is too kind a man. This is so beautiful a place. He is so intelligent a boy. क्लियर हुआ? सो सही ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट है अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने सुना होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ भला। उसी तरह का यह भी एक इडियम है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश। हाथ में अगर एक चिड़िया है तो झाड़ी के 2 चिड़िया के बराबर है। सो यहां पर टू इन द बुश होता है, टू इन द बुश। सही ऑप्शन आपका ए है। इडियम में किसी भी तरह का बदलाव हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि ए एंड द है पहले से उसे हमने डिलीट कर दिया और फिर भी वो सही है, ऐसा नहीं होता है। हमें वी कैनॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंजेस इन इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 years ago today I am sitting in a small Japanese car driving across Poland towards Berlin। 5 years ago today, अब आज के ही दिन 5 साल पहले, यानी आज जो दिन है उसी दिन पे, अगर सपोज आज मंडे है, सपोज आज 25 जून है, तो उसी दिन पे आज से 5 साल पहले मैं जैपनीज कार में बैठा हूं या बैठा था। सो क्या होगा? आई वॉज सिटिंग। सही ऑप्शन आपका ए है, आई वॉज सिटिंग इन ए स्मॉल जैपनीज कार। क्लियर? नेक्स्ट है ऑन अराइविंग एट द स्टेशन माई अंकल वॉज देयर टू ग्रीट अस।
यहां पर भी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस की जरूरत है। माई अंकल वाज देयर, हु वाज देयर, माई अंकल वाज देयर, इसका सब्जेक्ट ये तो है। ऑन अराइविंग एट द स्टेशन, सो स्टेशन पे कौन आया, तो मैं आया या वह आया या हम लोग आए, वह सब्जेक्ट आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। सो क्या होगा, व्हेन वी अराइव्ड एट द स्टेशन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए। इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही हैं, प्लस जो आप राइटिंग लिखते हो, राइटिंग में भी इसकी बहुत अहमियत है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, he gave the IAS examination in all seriousness. ओके, सो आपका सही ऑप्शन बी है। एग्जामिनेशन के लिए हम, एग्जामिनेशन है या टेस्ट है, इनके लिए हम गिव नहीं बल्कि हम टेक यूज करते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं, अपने भाषा में बोलते हैं कि क्या कर रहे हो भाई, तो मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ वगैरह। लेकिन इंग्लिश में हम कभी भी गिव यूज नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा हम टेक यूज करते हैं। सो सही ऑप्शन आपका बी है। यहाँ पर टूक है इसलिए क्योंकि पूरा सेंटेंस या सिंपल पास्ट में है। क्लियर हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। ऐसे बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे और हर सेशन में ग्रामर के रूल्स में आपको बताऊंगा। आपका पूरा ग्रामर परफेक्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट सेशन आने वाला है दैट विल बी बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन ऑन नाउन्स। क्लियर। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर आपको पसंद है, वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, नॉलेजेबल है, तो आप इसे लाइक कर दे और कमेंट कर दे। और ग्रामर का कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, अब चाहते हैं कि मैं वीडियो पब्लिश करूँ उन टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।